नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। 10 नवंबर की देर शाम दिल्ली में लाल किले के आगे एक कार में विस्फोट होता है। इस विस्फोट से 10 लोगों की मौत हो जाती है, तमाम लोग घायल होते हैं। मौके पर अफरा तफरी मच जाती है और उसके बाद पूरे देश को अलर्ट पर रख दिया जाता है। जगह जगह जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में आ जाती हैं और उसके बाद कहा जाता है कि यह आतंकी हमला था और दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई थी। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भूटान की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। एक तरफ आईबी, एनआईए, सभी जांच एजेंसियां, अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई है, बैठक यहां पर चल रही थी। मीटिंग में आगे का फैसला लिया गया है, जांच लगातार चल रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, 13 लोग जांच की रडार पर हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भूटान की यात्रा पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने भूटान से एक कड़ा मैसेज देश में भेज दिया है कि जिसने भी ये कायराना हरकत की है, जिसने भी साजिश रची है, किसी भी शख्स को या फिर जो भी इसमें बदमाश आतंकी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आगे कुछ बताएं, इस पूरे मामले की और परतें खोलें, उससे पहले भूटान से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कड़ा संदेश भेजा गया है वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा है कि एक भी षड्यंत्रकारी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मामले की रडार पर 13 संदिग्ध आ गए हैं जिनसे पूछताछ इस मामले के एंगल को लेकर जोड़कर देखी जा रही है। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रावणी पटनायक मेरे साथ मौजूद हैं। श्रावणी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भूटान पहुंचते हैं, वहां से कड़ा संदेश भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं, और आगे क्या इस पूरे हमले को लेकर और कुछ बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है? बिल्कुल शबनम, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को हम सुने तो ठीक ऐसा ही बयान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी दिया था। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है तब पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी ये हम सब ने देखा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा किसी भी हाल में नहीं जाएगा, ऐसे में पीएम मोदी ने कहा है तो वो होगा। अगर इसके पीछे किसी का भी हाथ हो, चाहे पाकिस्तान का हाथ हो, चाहे कोई अन्य आतंकी जो संगठन है उनका हाथ हो, कोई भी हो, जांच लगातार जारी है। और जाहिर सी बात है कि वो छुपके तो नहीं रह सकते, बहुत कम समय है उनके पास। जैसे ही उनका पता चलेगा, जैसे ही तमाम चीजें साबित हो जाएंगी, भारत खदेड़ कर उन्हें बाहर निकालेगा और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था उसी तरीके से जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शबनम, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही भारत में ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान उधर बिलबिलाने लगा। कल तक तो पाकिस्तान खुश था, भारत को हैप्पी दिवाली विश कर रहा था, तरह तरह की कमेंट्स पाकिस्तानियों की तरफ से किए जा रहे थे। लेकिन अब
पाकिस्तान डरा हुआ है। लेकिन डरा क्यों हुआ है? अगर हम गलत नहीं हैं शबनम, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम डरेंगे क्यों? आसिम मुनीर ने तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रख दिया है, नोटाम भी जारी कर दिया है आसिम मुनीर की तरफ से, और इसके साथ ही बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से यह किया जा रहा है शबनम कि दिल्ली ब्लास्ट में भारत का ही हाथ है। यानी कि पाकिस्तान जो करता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो करता नहीं है, तो सभी को पता है। लेकिन जिस तरीके का बयान फिलहाल पाकिस्तान कर रहा है या फिर दे रहा है, शायद पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर भूल चुका है और शायद इसी वजह से इस तरीके का बयान दे रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रख दिया है, जाहिर सी बात है आप डरे क्यों हो? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि अगर बीते दिनों की बात की जाए शबनम, जो लश्कर कमांडर था उसने हाफिज सईद को कहा था कि खाली मत बैठो हाफिज सईद, कुछ तुम्हें करना होगा। और उसी के साथ ही जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ है शबनम, उसी दिन आसिम मुनीर को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, पाकिस्तान में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, जिसके बाद दिल्ली ब्लास्ट का ये तस्वीरें हमें देखी, सामने आई, विभत्स तस्वीरें थी। जाहिर सी बात, एक बड़ा सवाल है, ये महज संयोग है या फिर प्रयोग? बिल्कुल, कि जिस तरीके से आपने देखा होगा फरीदाबाद में एक डॉक्टर पकड़ा जाता है और उसके बाद उसके पास से अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। उसके बाद से कहा जा रहा था कि जो ये लाल किले के बाहर कार में ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है फ्यूल में इसी तरीके का विस्फोटक मिलाया गया हो ये हमला करने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि आईईडी ब्लास्ट के कोई सबूत अभी नहीं मिले हैं। तो ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि हो सकता है ये अमोनियम नाइट्रेट मिलाकर फ्यूल में कुछ कंट्रोल किया गया हो, उसके बाद भीड़ में ले जाकर इस कार में विस्फोट किया हो। उमर इस मामले में एक संदिग्ध जो सबसे ज्यादा गहरा रहा है, ये जो उमर है, इसी ने लास्ट में ये कार खरीदी थी। अब सवाल यहां भी खड़े हो जाते हैं, हरियाणा की एक कार लगातार बिकती जाती है और उसका जो खरीदार है वो जम्मू कश्मीर से भी निकलकर सामने आ जाता है, तो हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर का शख्स क्यों हरियाणा की कार को खरीदेगा, यही ये सवाल गहरा जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके तार जो है अभी फरीदाबाद में डॉक्टर जो पकड़ा गया है उससे भी जुड़ रहे हैं। छापेमारी चल रही थी, एनआईए और बाकी टीमें लगातार लगी हुई थी, जो विस्फोटक डॉक्टर के पास से भारी मात्रा में बरामद हुआ और उसके बाद गुजरात से कुछ संदिग्ध पकड़े जाते हैं जो इस तरीके का केमिकल बना रहे थे, उससे बड़ी संख्या में लोगों को आसानी से मारा जा सकता था। और उसके साथ ही साथ सहारनपुर से कनेक्शन जुड़ता है, यहां से भी एक संदिग्ध को पकड़ा जाता है, उसके मोबाइल में पाकिस्तानियों के तमाम नंबर मिलते हैं। और उसके बाद एक कड़ी आकर जुड़ती है, लखनऊ में एक महिला डॉक्टर को भी अरेस्ट किया जाता है जो फरीदाबाद के डॉक्टर से जुड़ी हुई थी। तो सोचिए कितना बड़ा ये नेटवर्क था जिसका भांडाफोड़ किया जा रहा था, जांच एजेंसियां लगी हुई थी और इसी बीच दिल्ली में ब्लास्ट की खबर सामने आ जाती है। और जब जांच पड़ताल की जाती है, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो सबको बहुत ज्यादा चौंका रहा है, जो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल ये जमा मस्जिद के पास ही सुनहरी मस्जिद है, उसके पास की पार्किंग में ये कार 3 घंटे तक खड़ी रहती है। अब इस कार में जो लोग मौजूद थे, कहा जा रहा है कि जिन्होंने ब्लास्ट किया या कार को उड़ाया, वो लोग 3 घंटे तक उस पार्किंग में कार के अंदर बैठे रहे। क्या प्लानिंग की, क्या उनके साथ और भी लोग शामिल थे, क्या लोकल कोई और संदिग्ध भी इस पूरे मामले में शामिल था? खैर, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अब पुलिस की तरफ से जब जांच पड़ताल की गई तो ये कार कहां से आई, कहां रुकी, कहां इसने स्टॉप लिया, किससे बात की, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। पूरा एक मैप तैयार किया गया है जिसमें पता चलता है पहली लोकेशन कार की बदरपुर टोल प्लाजा के पास मिलती है, उसके बाद कार आगे बढ़ती है और ओखला के पास ये रुकती है, वहां एक पेट्रोल पंप के पास कुछ देर वहां रुकती है गाड़ी और उसके बाद ये सीधा जमा मस्जिद लाल किले के पास वाली जो सुनहरी मस्जिद है उसकी पार्किंग में उसको पार्क किया जाता है। 3 घंटे तक ड्राइवर उसमें ये बैठे रहते हैं लोग। अब ये लोग क्या साजिश रच रहे थे, क्या दिल्ली को ही दहलाने की कोशिश थी या फिर ये हड़बड़ी में ये सब हुआ? क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर और यूपी में छापेमारी चल रही थी, डॉक्टरों को पकड़ा जा रहा था और कनेक्शन सीधा सीधा लश्कर से भी इस पूरे मामले का जोड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है, आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है। अगर ये आतंकी हमला घोषित हो जाता है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साइन दे दिया गया है, अभी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट साइन दे दिया गया है, ये आतंकी हमला है और साजिशन जिसने भी ये किया है उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है, अगर यह आतंकी हमला घोषित हो जाता है और इसके तार लश्कर-ए-तैयबा
पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना बार बार कह रही है कि खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रुका हुआ है और पाकिस्तान को इस बार ऐसे जख्म झेलने पड़ जाएंगे जिसका शायद अंदाजा असीम मुनीर शहबाज शबनम, एक जानकारी मैं यहाँ पर ऐड करूं, जिस फरीदाबाद का आप जिक्र कर रही हैं, आप महज एक दिन पहले फरीदाबाद में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था और कल देर रात भी जब लगातार छापेमारी की जा रही थी तब भी दूसरी बार फरीदाबाद में करीब 250 किलो से अधिक अमोनियम नाइट्रेट मिला था। और जिसको वहां से हटाने के लिए ट्रकों की भी जरूरत पड़ी थी। और जहां पर ये बरामदगी हुई है ये उसी जो लोग तमाम हिरासत में लिए गए हैं दिल्ली ब्लास्ट में, उनमें से एक व्यक्ति ने किराए पर लिया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आप महज मान लीजिए अब्दुल का नाम हम लोग लेते हैं, अब्दुल नाम का भी व्यक्ति पकड़ा गया है, अब्दुल पर भरोसा किया गया, अब्दुल नाम के डॉक्टर पर भरोसा किया गया, वो इस तरीके के हमले में शामिल निकला। अब्दुल जिसने किराए पे लिया था, जो किराएदार थे, उन्होंने बहुत ही भरोसा करके घर दिया था, वहां पर इस तरीके की गतिविधि चल रही थी। अब्दुल पर लड़कियां भरोसा करती हैं तो उसका अंजाम भी हम सब जानते हैं क्या होता है। तो ऐसे में ये जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम जब लोगों पर भरोसा करते हैं हमें सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे हम किसी को किराए दे रहे हैं, चाहे हम किसी के लिए किसी को गाड़ी बेच रहे हैं या फिर तमाम चीजें। और रही बात शबनम, आप कनेक्शन की बात करें, आप तार की बात करें, जाहिर सी बात है फरीदाबाद से ये तार जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अगर हम इसकी बात कर ले, जिक्र उत्तर प्रदेश की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, तमाम कनेक्शन जो है, तमाम तार जो है आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, एक एक करके तमाम चीजें, तमाम पहलू जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम लोग गुजरात एटीएस की बात कीजिए तो एक बड़ी सफलता हाथ लगी और इससे जुड़े तमाम एक एक करके अपडेट हम आप सभी के सामने रख रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? शुरुआत में शबनम जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान से कड़े शब्दों में कह दिया है कि जो भी इस षड्यंत्र में शामिल होगा या पाया जाएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबकी सजा उसी के हिसाब से होगी, तो यहां पर एक मैसेज कोड हो जाता है कि वाकई में यह आतंकी हमला था और यही वजह है कि पाकिस्तान अब डरा हुआ है। पाकिस्तान में भी बैठकें शुरू हो गई हैं, हाई लेवल मीटिंग असीम मुनीर शहबाज शरीफ के जरिए लगातार की जा रही हैं। पाकिस्तान को डर है कि अगर फिर से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू कर दिया, इस बार पलटवार हुआ तो पाकिस्तान जो है पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। फिलहाल आगे की अपडेट भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। नमस्कार।